हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि किसी भी आप सब्जेक्ट पढ़िएगा तो उसमें इस चिन्ह का प्रयोग पक्का होगा। इस चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन कहा जाता है। यानी विराम चिन्ह एक वैसा चैप्टर है जिसको हम कहीं भी या तो हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश में राइटिंग लिखते हैं, हिंदी में राइटिंग लिखते हैं। यानी इसमें जो पंक्चुएशन जो चैप्टर है विराम चिन्ह, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ चर्चा करेंगे विराम चिन्ह के ऊपर। सबसे पहले जानेंगे कि विराम चिन्ह किसको कहते हैं। कहा जा रहा है कि लिखित भाषा में जो हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम इतना सारा हम लिखे हैं, इसमें देखिए कितना सारा चिन्ह को प्रयोग किए हैं। कहीं पे कॉमा का प्रयोग किए हैं, कहीं पे किसी भी चीज का प्रयोग किए हैं, ढेर सारा चिन्ह का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ पे सिर्फ पूर्ण विराम दिया गया है, यानी इससे यह पता चलता है, वो सेंटेंस लिखा गया है कि रोको मत जाने दो। अब इसमें हम प्रयोग करते हैं विराम चिन्ह का। यहाँ पे हम जब प्रयोग करते हैं तो कह रहा है रोको मत जाने दो, यानी हमको नहीं जाए कह रहा है, रोकने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ से उठा करके और यहाँ जब लगा देते हैं तो कह रहा है रोको मत जाने दो। ये जब यहाँ प्रयोग कर रहे थे तो रोकने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तो जाने देने के लिए बोल रहा था। लेकिन जब हम मुंह से बोल रहे हैं तो कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हम कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं बोलते समय, लेकिन लिखते समय प्रयोग होता है। तो लिखित भाषा में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हम उसी को कहते हैं विराम चिन्ह। आशा करते हैं कि आप विराम चिन्ह अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद हम उसका देखेंगे भेद। तो विराम चिन्ह का 10 भेद होता है। विराम चिन्ह का 10 भेद होता है। सबसे पहले पूर्ण विराम, उसके बाद अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। अगर जो हम कोई जब हम पढ़ते हैं चैप्टर या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हिंदी से ज्यादा हमको इंग्लिश में आता है। तब पंक्चुएशन और विराम चिन्ह एक वैसा चैप्टर है जो हमारे दैनिक जीवन में इतना इसका प्रयोग हो गया है कि हिंदी से ज्यादा हम लोग इंग्लिश जानेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है पूर्ण विराम। जितना बच्चा पूर्ण विराम नहीं जानता होगा उससे ज्यादा जानता होगा कि इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। यानी इसमें जितना भी लिखा गया है इसमें इंग्लिश ही हमको ज्यादा आएगा। पूर्ण विराम को इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। कह रहा है कि सामान्य कथन वाले वाक्यों में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं रोको मत जाने दो, यह एक सामान्य वाक्य है और इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं पूर्ण विराम का। अब पूर्ण विराम का चिन्ह यह होता है। उसके बाद है अल्प विराम का। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। कहा कि वाक्यों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम वाक्य को अलग कर रहे थे, रुकने के लिए बोल रहा है, यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो जाने देने के लिए बोल रहा है। यानी वाक्यों को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं और कॉमा का चिन्ह ये वाला होता है। उसके बाद तीसरा में अर्ध विराम कहा जा रहा है, इसको इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं, आधा समय रुकने के लिए। अगर जो हमको पूरा समय रुकने के लिए बोलेगा, पूरा समय हम प्रयोग करेंगे पूर्ण विराम का। लेकिन हमको अल्प विराम यानी थोड़ा सा रुकने के लिए बोलेगा, हम प्रयोग कर देंगे कॉमा का। लेकिन ना ज्यादा देर रुकने के लिए बोले, न कम रुकने के लिए बोले, यानी ना ज्यादा रुकने के लिए और ना ज्यादा कम रुकने के लिए बोले, यानी बीच में यानी एवरेज में रहे, हम उसको प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का, जिसका प्रयोग इस तरीका से होता है। यानी आधा फुल स्टॉप और आधा पूर्ण विराम, उसी को जब हम मिला देंगे तो हो जाता है अर्ध विराम। चौथा है प्रश्नवाचक। उसको प्रश्न सूचक को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। यानी प्रश्न पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम
कहाँ जा रहे हो, यानी अब इसमें हम लास्ट में प्रयोग कर देंगे क्वेश्चन मार्क का, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यह होता है। उसके बाद है विस्मय सूचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह में या तो अचानक का बोध होगा, या तो हर्ष का बोध होगा, या तो खुशी का बोध होगा। जैसे ओह तुम आ गए, यह कैसे हुआ, यानी आश्चर्य तरीका से व्यक्त करेगा, या किसी भी चीज को खुशी, हर्ष में, विषाद में, घृणा में या आश्चर्य को प्रकट करना रहे, हम प्रयोग करेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये होता है इस तरीका से, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी। अगला है योजक चिन्ह, इसको इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। जो बच्चा को हाइफन बोलिएगा वह चिन्ह इसे लिख देगा, लेकिन योजक चिन्ह पूछिएगा तो पता नहीं है। कह रहा है कि युग्म शब्दों को बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं राजा रानी, राजा और रानी के बीच में हम प्रयोग कर रहे हैं योजक चिन्ह का। आशा करते हैं कि आप योजक चिन्ह समझ गए होंगे। इसके बाद है लाघव चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन, यानी शब्दों को संक्षिप्त में लिखना रहे तो हम प्रयोग करते हैं एब्रीविएशन का। जैसे डॉक्टर हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक्टर, इस तरीका से लिखते हैं डॉक्टर। लेकिन इतना बड़ा अगर जो जगह नहीं रहता है तो हम अगर इस तरीका से डॉक्टर लिख देते हैं, वो जीरो दे देते हैं, अब बच्चा इसको पढ़ लेगा कि डॉक्टर लिखा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी शब्द को अगर जो छोटा करके लिखना रहे, एब्रिविएशन करके लिखना रहे, संक्षिप्त करके लिखना रहे, छोटा करके लिखना रहे, हम प्रयोग कर देंगे किसका, तो लाघव चिन्ह का। इस तरीका से जीरो के आकार का होता है। अगला कोष्ठक चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट सब बच्चा को मालूम है। कह रहा है कि किसी बात को स्पष्टीकरण के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कोष्ठ में लिख देते हैं राजेंद्र प्रसाद पटना आए थे, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति पटना आए थे। भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। यानी किसी भी बात को स्पष्टीकरण करना रहे तो हम प्रयोग करेंगे किसका, तो कोष्ठक का, यानी इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अगला है निर्देशक, जिसको इंग्लिश में डैश बोलते हैं। संवाद के नाम के बाद या उदाहरण देते समय हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं कि नाउन के या संज्ञा के भेद, और उसके बाद इस तरीका से देते हैं डैश, इसी को हम लोग बोलते हैं डैश। जो इस तरीका से जो हम लोग चिन्ह देते हैं उसी को हम बोलते हैं निर्देशक, यानी डैश बोलते हैं, निर्देश करते हैं। अगला है कि उदाहरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा सब बच्चा को मालूम है, हाइफन सब बच्चा को मालूम है, कॉमा सब बच्चा को मालूम है, फुल स्टॉप सब बच्चा को मालूम है, लेकिन उसका हिंदी नहीं मालूम है। हम पहले ही बता दिए थे कि एक वैसा चैप्टर है जिसमें आपको हिंदी से ज्यादा इंग्लिश आपको पहचानने के लिए मिलेगा। इन्वर्टेड कॉमा, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों हमको अगर जो लिखना रहे तो हम प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का, और इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह इस तरीका से होता है। यानी पूर्ण विराम से लेकर के उदाहरण चिन्ह तक हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। इसमें अगर जो आपको कोई भी नहीं समझ में आया है तब हमको कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छी तरीका से बताएंगे। लेकिन अगर जो आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो हम 110% कह सकते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।